हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। वेलकम बैक टू योर कैपिटल गेन क्लास। अब आपको क्या सीखना है? हमें कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन के लिए क्या क्या चाहिए? हमें सेल कंसिडरेशन चाहिए, उसमें से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमें सीखना है, ये चाहिए। फिर एक्सपेंस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, राइट। और लॉन्ग टर्म में हम इंडेक्सेशन करते हैं दो चीजों की, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की, तो इंडेक्सेशन ये जानना है। जिसमें से हमने दो टर्म बहुत अच्छे से समझ लिया, सेल कंसिडरेशन और एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। अब बचे तीन और टर्म, क्या क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और इंडेक्सेशन। एक एक करके अब इन तीनों को समझेंगे हम शुरू करते हैं आज की क्लास में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। ठीक है, देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। Cost of acquisition of an asset is the value for which it is acquired by the SSE. It means that whatever cost is incurred for getting an asset plus all expenses incurred to acquire it is cost of acquisition. Cost of acquisition क्या होता है? जितने में आपने एसेट को खरीदा और एसेट को खरीदने में जितना और खर्चा लगा, वो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। Interest paid on money borrowed for purchase of capital asset would constitute part of cost of acquisition, provided such interest has not been deducted under any other provision. देखिए, अगर आपने प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कोई लोन लिया, उस पर आपने ब्याज दिया, तो वो ब्याज भी प्रॉपर्टी की कॉस्ट है। लेकिन अगर आपको उस ब्याज की डिडक्शन कहीं और मिल गई थी, जैसे अगर आपको याद हो तो हाउस प्रॉपर्टी में आपने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन ली थी अंडर सेक्शन 24B। तो आप अगर एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या फिर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कराने के लिए लोन लेते हो, तो उसका ब्याज तो आप ऑलरेडी 24B में घटा चुके हो, तो क्या वो कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी में अब ऐड होगा? नहीं, वो नहीं ऐड होगा। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लिया जिसके इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको कहीं और नहीं मिली, तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट आप कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी में ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट में ऐड कर लेंगे। Similarly, if any loan has been taken to purchase a plot, the interest paid or payable on such loan till the building is constructed on the plot shall be included in the cost of land. आपने 1 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, ठीक है। अब जब तक उस पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू ना हो जाए, जितना भी ब्याज आपने पे किया उस जमीन के लिए, ठीक है, वो सारा लैंड की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। क्योंकि जब उस पर बिल्डिंग बनना शुरू हो गई, तब तो अब वो बिल्डिंग का इंटरेस्ट हो जाएगा, राइट। तो हालांकि आपने लैंड के लिए लिया, लेकिन अगर बिल्डिंग शुरू हो गई उसके ऊपर, तो वो बिल्डिंग कहलाने लग जाएगी ना। तो अब जो ब्याज होगा वो आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन में ले सकते हो सेक्शन 24B में, तो वो आप ऐड नहीं कर सकते कॉस्ट में, ठीक है। However, if in the following cases the above meaning of cost of acquisition does not hold good. देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? जितने में आपने खरीदा, आपको जितने में मिली, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। लेकिन अब आप कुछ केसेस देखने जा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे जितने में आपको मिला वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ और होगा। एक्चुअल में सच पूछिए तो यही मेन इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में पढ़े उसकी ज्यादा जरूरत नहीं थी, वो तो सबको मालूम है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? जितने में हम खरीदे और खरीदने में जो खर्चा लगा। लेकिन आपको ये 8 पॉइंट ज्यादा अच्छे से समझना है, जहां पे एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो नहीं ली जाती है जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। आइए एक एक करके समझते हैं ये कौन सी सिचुएशन और इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे क्या होगा। The cost to the previous owner is deemed to be the cost of acquisition to the SSE in cases where capital asset became the property of the SSE under any mode of transfer described below. कह रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर होगा अगर आपका एक्विजिशन इन तरीके से हुआ है। मैं समझाता हूं। देखिए, फादर ने सन को गिफ्ट किया प्रॉपर्टी, ठीक है। फादर की कॉस्ट जो थी प्रॉपर्टी की वो थी 10 लाख रुपीस। अब जल्दी बताइए, सन को तो गिफ्ट में मिला है, तो सन की कॉस्ट कितनी हुई? सन की तो एक्चुअल कॉस्ट नील हुई, इसको तो फ्री में मिला है। लेकिन सन की कॉस्ट क्या मानी जाएगी? सन ने फर्दर सेल किया, सन ने तो इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, ठीक है। तो अगर सन इस प्रॉपर्टी को फर्दर बेचेगा तो सन के हाथ में कैपिटल गेन आएगा।
ठीक है, क्योंकि कैपिटल एसेट है, उसका ट्रांसफर हुआ है। तो कॉस्ट क्या होगी? सन की तो कॉस्ट नील थी, नहीं, सन की कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, यानी कि 10 लाख रुपया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर कॉस्ट क्यों ऐसी 10 लाख रुपीस कॉस्ट क्यों हो रही है? अब मैं आपको याद दिलाऊं, आपने पढ़ा था कि कब ट्रांसफर नहीं माना जाता है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट विल में देता है तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाता है। फादर ने जब प्रॉपर्टी सन को दी थी तो क्या फादर के हाथ में कैपिटल गेन आया था? नहीं, क्योंकि ट्रांसफर ही नहीं था। फादर ने जब सन को प्रॉपर्टी दी तो ये ट्रांसफर है ही नहीं है, कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं हुआ। तो अब सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हो गई? 10 लाख रुपया। Understood everyone? The cost to the previous owner is deemed to be the cost of acquisition to the SSE in cases capital asset became the property of the SSE under any mode of transfer described below. Acquisition of property on distribution of asset on the total or partial partition of HUF. HUF का टोटल पार्टीशन हो गया, पूरा बंटवारा हो गया परिवार का, या फिर पार्शियल बंटवारा हुआ है परिवार का, तो उसमें जो आपको एसेट मिलती है तो आपकी कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, यानी HUF की कॉस्ट, राइट? तो HUF से अगर मुझे परिवार से बंटवारे में कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो परिवार की जो कॉस्ट थी उस प्रॉपर्टी की, वही मेरी कॉस्ट कहलाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, HUF बंटवारे में प्रॉपर्टी अपने मेंबर्स को देता है तो क्या ये ट्रांसफर कहलाता है? नहीं, HUF अगर प्रॉपर्टी देता है तो ये ट्रांसफर नहीं कहलाता है। ये नॉट ट्रांसफर वाली डेफिनेशन में आप पढ़ चुके हो, और अगर आप ये सब भूल जा रहे हो तो रिवीजन चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, पहला रिवीजन आपका 1 हफ्ते के अंदर अंदर होना बहुत जरूरी है। जो भी लेक्चर आपने देखा है कोशिश कीजिए, मैं तो कहता हूं लेक्चर 2 दिन के बाद आप उसको रिवाइज कर लीजिए। पता है आपको नहीं मालूम, ये जो तुरंत वाला रिवीजन होता है ना, इससे एकदम लेक्चर फिट हो जाता है, आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं भूलोगे। क्योंकि हम कितना भी प्रयास कर ले, आप एक बार में मुझसे अगर लगातार पूरी चीज सुन रहे हो, 100% चीज रिटेन नहीं कर रहे हो, ये गारंटी है। आप कहेंगे नहीं सर आपने तो बहुत आसान बना दिया, मुझे बहुत समझ में आ रहा है, बहुत मजे से मैं समझ रहा हूं। नहीं हो सकता। अरे इसमें कितने पेज है वो मैं तो जानता हूं ना, आपको भले आसान लग रहा हो, आप 100% चीज अपने दिमाग में नहीं बैठा पा रहे हैं। जब आप दोबारा 1 से 2 दिन के अंदर सुनते हैं तो लगभग आपके दिमाग में 70-80% चीज बैठी हुई है। तो 10-20% चीज जो आपसे पहले लेक्चर में छूट गई थी, आप सुन रहे थे लेकिन फिर भी आपके दिमाग में नहीं गई थी, वो चली जाएगी और 100% आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी। और फिर दूसरा रिवीजन मैं कहता हूं 1 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। 1 महीने के अंदर अंदर कोशिश कीजिए कि दूसरा रिवीजन भी हो जाए। मोटा मोटी 3 हफ्ते के बाद रख लीजिए आप टर्न, तो 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट भी हो जाएगा आपका। तो वो अब आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी फॉर लाइफ टाइम, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, क्या ये सब चीज आपको एग्जाम तक के लिए रिटेन करना है? कि गलत फहमी, एग्जाम तक के लिए रिटेन नहीं करना है, ये लाइफ टाइम रिटेन करना है। इसी से रोजी रोटी चलेगी जो आप सीख रहे हो, ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं सीख रहे हो। ये आपकी जूनियर क्लास का एकेडमिक्स नहीं है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी हम भूल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, काम आगे ऐसा कुछ नहीं है कि उसी से हमको कमाना है। लेकिन भाई ये तो प्रोफेशन आपने ऑप्ट किया है ना, यही आपकी रोजी रोटी है। तो ये आप एग्जाम तक के लिए नहीं, जीवन भर के लिए तैयार कर रहे हो। तो आपको 100% एकदम माइंड में फीडेड रखना है कि नहीं रखना है? ठीक है, तो अगर HUF से मेंबर को कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है तो HUF की जो कॉस्ट होगी वो मेंबर की कॉस्ट होगी, क्योंकि मेंबर को तो फ्री में मिला है ना। फिर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर अ गिफ्ट ऑफ विल, आपको गिफ्ट में प्रॉपर्टी मिली तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट होगी। मतलब कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए, अगर आपको प्रॉपर्टी फोकट की मिल गई तो आपकी कॉस्ट तो अंडा है ना, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? जिससे आपको मिली है प्रॉपर्टी उसकी कॉस्ट। ठीक है, तो गिफ्ट में भी प्रॉपर्टी फोकट की मिल जाती है। देन विल, विल क्या होता है? वसीयत के थ्रू। वसीयत कौन लिखेगा आपके नाम? आपके पिताजी। जरूरी नहीं है, पता है मेरे पिताजी से ज्यादा पैसा मेरे दोस्त के पिताजी के पास है, और मेरा दोस्त अपने पिताजी की सेवा करता नहीं है, तो मैं ही सेवा करता हूं अपने दोस्त के पिताजी की। पता है क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ताकि वो अपनी वसीयत में
हमें प्रॉपर्टी लिख के चले जाए। अगर मेरे दोस्त के पिताजी वसीयत में मुझे प्रॉपर्टी लिख के चले जाते हैं तो ये भी विल के तहत मुझे प्रॉपर्टी मिली है, मेरी कॉस्ट क्या होगी? जो मेरे दोस्त के पिताजी की कॉस्ट थी वो मेरी कॉस्ट कहलाएगी अब। ठीक है, तो देखिए एचयूएफ से प्रॉपर्टी मिलती है तो भी फ्री में मिलती है, गिफ्ट में मिलेगी तो भी फ्री में मिलेगी, विल में मिलेगी तो भी फ्री में मिलेगी। फिर है इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ फर्म इनटू कंपनी विच इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ये केसेस आपने पढ़े थे कि सोल प्रोप्राइटरशिप ही कंपनी बन गई थी, याद है, फर्म ही कंपनी बन गई थी, तो सारे एसेट उठ के सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपनी में चले गए थे, फर्म से कंपनी में चले गए थे, तो इसको ट्रांसफर नहीं माना गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना होगा कि जो कॉस्ट सोल प्रोप्राइटरशिप की थी वही कंपनी की कॉस्ट कहलाएगी, जो कॉस्ट फर्म की थी, फर्म अगर कंपनी बनी है तो वही कॉस्ट कंपनी की कहलाएगी। ठीक है, तो ये तो बहुत क्लियर सी बात है। एक नई बात जो हमको समझ में आई वो ये सीखने वाली थी इंडिविजुअल के केस में कि अगर आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है फ्री में तो आपकी कॉस्ट क्या कहलाएगी? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है? कह रहा है आपको प्रॉपर्टी जिसने दी है फ्री में उसको खुद ही फ्री में मिली थी, तो अब आपकी कॉस्ट क्या कहलाएगी? अंडा। मतलब मैं समझाता हूं, फादर ने सन को प्रॉपर्टी दी, ठीक है, कैसे? गिफ्ट में। ठीक है, तो सन के हाथ में कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, यानी फादर की कॉस्ट। अरे फादर खुद ही नहीं खरीदे थे प्रॉपर्टी, फादर को प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर ने दी थी, ग्रैंडफादर ने फादर को प्रॉपर्टी दी। ठीक है, ग्रैंडफादर ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, इनकी कॉस्ट थी 10 लाख रुपया, तो सन की कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर हु हैज एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी अदरवाइज देन बाय सेक्शन 49(1). देखिए 49(1) क्या होता है ये याद कर लीजिए। सेक्शन 49(1) आप ऐसे दिमाग में अपने बैठाएंगे, प्रॉपर्टी आपको मिली है फोकट में, गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, ये सब केस आता है इसमें। ठीक है, तो अगर आपको 49(1) के तहत प्रॉपर्टी मिली है तो आपकी कॉस्ट होती है कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। लेकिन प्रीवियस ओनर का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ओनर का मतलब होता है वो प्रीवियस ओनर जिसको 49(1) के तहत प्रॉपर्टी नहीं मिली है, वो प्रीवियस ओनर जिसको 49(1) के तहत प्रॉपर्टी नहीं मिली है। अरे तो ये तो प्रीवियस ओनर वो वाला है ना जिसको 49(1) के तहत मिली थी, गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस। तो इससे भी पहले जाओ, ये रहा जिसको 49(1) के तहत नहीं मिली थी, तो इसकी कॉस्ट दी जाएगी। अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है, ए ने प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट की, बी ने प्रॉपर्टी सी को गिफ्ट की, सी ने प्रॉपर्टी डी को गिफ्ट की, डी ने प्रॉपर्टी ई को गिफ्ट की। इसने खरीदी थी कॉस्ट 1 लाख रुपए की, तो इसके लिए प्रीवियस ओनर का मतलब क्या होगा? ये सबको गिफ्ट में प्रॉपर्टी मिली है, गिफ्ट, 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 गिफ्ट। इसकी कॉस्ट क्या होगी? इसकी कॉस्ट होगी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। प्रीवियस ओनर का मतलब वो प्रीवियस ओनर जिसको 49(1) के तहत नहीं मिली, मतलब फोकट में नहीं मिली, तो ये रहा प्रीवियस ओनर, ये वाली कॉस्ट इसकी कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब कहोगे सर इसकी कॉस्ट क्या होगी? बेटा इसको तो कॉस्ट की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी ना। कॉस्ट की जरूरत कब पड़ती है? जब हम प्रॉपर्टी बेचते हैं तो हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाना कैपिटल गेन निकालने के लिए। अरे इसको कॉस्ट की जरूरत कहाँ पड़ी? आप पूछोगे इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, तो हम कहेंगे यही थी, लेकिन इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अचार डालना है क्या? इसको करेगा क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जान के ये अपनी? इसने तो प्रॉपर्टी बेची नहीं है, और अगर आप प्रॉपर्टी आप गिफ्ट में देते हो तो वो ट्रांसफर नहीं कहलाता, ट्रांसफर नहीं कहलाता, कैपिटल गेन लगता ही नहीं, कैपिटल गेन लगता ही नहीं तो कंप्यूटेशन करना नहीं, कंप्यूटेशन करना नहीं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या करना है? राइट। चलिए देखिए ये लाइन भी पढ़ लीजिए। वेयर द प्रीवियस ओनर हैज एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी इन द एफोर्सेड मैनर, द प्रीवियस ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी मीन्स द लास्ट प्रीवियस ओनर हु एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी बाय मीन्स अदर देन दोज डिस्कस्ड अबव। Last previous owner which acquired the property other than those discussed above. Many cost of any improvement of the asset borne by previous owner or the assessee will be added to such cost. ठीक है, कह रहा है कि अगर प्रीवियस ओनर ने कुछ इंप्रूवमेंट किया है तो वो भी उस कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ए ने प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट की, 1 लाख रुपए में था, बी ने इसमें इंप्रूवमेंट कराया था, ठीक है, 20,000 रुपए का, 20,000 का, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी क्या रहेगी? 1,20,000। वो प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की
ये पिताजी हुए, ये दादा हुए, ये परदादा हुए, ये सड़दादा हुए। सड़दादा ने खरीदा था 1 लाख रुपए का, 20,000 रुपया परदादा ने उसमें इंप्रूवमेंट कराया, तो इसकी प्रॉपर्टी की कीमत कितनी कहलाएगी? ई के हाथ में 1,20,000। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी प्रीवियस ओनर का जुड़ जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, in order to find out whether the capital asset is a short term or long term, in the above cases the period of holding of the previous owner shall be taken into consideration. अच्छा, अब बात क्या आती है? देखिए, ए से प्रॉपर्टी बी को मिली, बी से प्रॉपर्टी सी को मिली, सी ने प्रॉपर्टी सेल कर दी। ठीक है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग्स कितनी है? पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी है? सी ने बेचा है प्रॉपर्टी, सी के लिए कैपिटल गेन निकलेगा, तो सी के पास तो इतने समय के लिए होल्ड था बस, जब सी के पास आया और सी लेके बेचा। नहीं, जहां से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उठाया जाता है ना, वहीं से पीरियड ऑफ होल्डिंग उठाया जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की है और इसको कितने खरीदा था? दादाजी ने खरीदा था सी के। तो भाई 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी दादाजी ने खरीदी थी ना, तो वहां से होल्डिंग पीरियड देखिए, सी की होल्डिंग मत देखिए, उस प्रॉपर्टी की पूरी होल्डिंग पीरियड देखिए। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग यहां से यहां तक होगा। अगर ये गिफ्ट था, ये गिफ्ट था और सी ने फर्दर सेल किया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये होल्डिंग पीरियड लेंगे पूरा। अब आपको याद रहेगा होल्डिंग पीरियड कहां से देखा जाता है कि अब जब भी आप एक प्रॉपर्टी बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म देखते हैं। ऐसे समझ लीजिए, दादाजी ने प्रॉपर्टी मेरे पिताजी को दी, पिताजी ने मुझे प्रॉपर्टी दी और मैं तो कमाता धमाता हूं नहीं, जैसी प्रॉपर्टी पाया तुरंत ही 1 महीने में बेच दिया उसको। ठीक है, सब प्रॉपर्टी रखे हुए थे, हमने प्रॉपर्टी बेच दी 1 ही महीने में। तो क्या 1 महीने में प्रॉपर्टी बेची है तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा? नहीं, लॉन्ग टर्म ही होगा इस केस में भी, क्योंकि प्रॉपर्टी दादाजी से पिताजी, क्योंकि दादाजी ने जब खरीदी है ना, वहां से लिया जाएगा होल्डिंग पीरियड। ये प्रॉपर्टी की होल्डिंग पीरियड जिस दिन दादाजी ने खरीदी थी से लेके जिस दिन मैंने बेची है वहां तक की होल्डिंग पीरियड होगी, क्योंकि कॉस्ट भी तो दादाजी वाली पकड़ी जा रही है ना। तो आप अपने दिमाग में बैठाइए, जहां से कॉस्ट उठा रहे हो वहीं से होल्डिंग पीरियड भी उठाओ। In order to find out whether the capital asset is short term long term, in the above cases the period of holding of the previous owner shall be taken into consideration. अब बात आती है महंगाई का इफेक्ट कब से लगाएंगे। दादाजी ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी 10 लाख रुपए की, ये दादाजी की कॉस्ट थी, इस पे महंगाई का इफेक्ट कब से लगाएं? पूरा दादाजी ने जब से खरीदी से लेके जब मैंने बेची है वहां तक का इंडेक्सेशन भी होगा। ठीक है, हम तो 1 ही महीने में बेच दिए, तो ऐसा नहीं है कि इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, पूरा दादाजी ने जब लिया था ना वहां से इंडेक्सेशन देंगे। अब ये मान लीजिए 40 साल हो गया तो 40 साल का इंडेक्सेशन मिलेगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द गिफ्टेड एसेट शैल अप्लाई फ्रॉम द ईयर इन विच द एसेट वाज फर्स्ट एक्वायर्ड बाय द प्रीवियस ओनर। जब प्रीवियस ओनर ने फर्स्ट एक्वायर किया था एसेट को ना, वहां से लिया जाएगा। और आपको मालूम है प्रीवियस ओनर का मतलब क्या है? प्रीवियस ओनर का मतलब है वो प्रीवियस ओनर जिसको 49(1) के तहत प्रॉपर्टी नहीं मिली है, जिसने एक्वायर किया, खरीदा है, जिसने फोकट में पाया है, उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये बात पहले सीआईटी वर्सेस मंजुला जे शाह के केस में डिसाइड हुआ था और फिर इसको लॉ में लाया गया। मैं आपको बता दूं, पहले ये लॉ में ऐसा नहीं था। ठीक है, हालांकि मुझे पुरानी बात बतानी नहीं चाहिए आपको, नहीं तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे ही लॉ इतना डिफिकल्ट है। तो पहले ये लॉ में नहीं था। पहले क्या होता था, इंडेक्सेशन का बेनिफिट बस जितने समय सी होल्ड किया है ना, बस उतना मिलता था। तो मंजुला जे शाह के केस में ये डिसाइड हुआ, फिर लेटर इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन लॉ। चलिए अब पॉइंट नंबर 5 पढ़ते हैं। आपको मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी मिली है, आपको जो प्रॉपर्टी मिली ना वो मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी थी। मतलब समझिए, मिस्टर एक्स ने एक प्रॉपर्टी परचेज की, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसका परचेज किया लैंड, जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी मान लेते हैं 10 लाख रुपया। मिस्टर एक्स ने इस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर दिया, ठीक है, और मॉर्टगेज करके इस पे लोन उठा लिया 8 लाख रुपए का। ठीक है, 8 लाख रुपए का लोन ले लिया। समझ में आया? मिस्टर एक्स एक जमीन खरीदते हैं 10 लाख रुपए में, उनको बाद में पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो जमीन को गिरवी रख देते हैं और गिरवी रख के 8 लाख रुपए का कर्जा उठा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, मिस्टर एक्स की डेथ हो गई।
तो मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, तो अब क्या होगा, इनहेरिट हो जाएगी प्रॉपर्टी। इनहेरिट का मतलब ऑटोमेटिकली चल जाएगी। ठीक है, प्रॉपर्टी कैसे किसी और को मिलती है, एक तो होता है गिफ्ट, एक होता है विल, वसीयत लिखी गई। वसीयत नहीं लिखी गई तो प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाएगी। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी किसको मिल गई, वाइफ को मिल गई। मान लेते बच्चे अभी माइनर हैं, ठीक है। तो मिसेस एक्स ने ये प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली, मतलब अपने आप इनकी हो गई। अब ये मिसेस एक्स के हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कहलाएगा, तो यहां पे इसको कहा जाता है मिस्टर एक्स को जो प्रॉपर्टी मिली वो थी मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी। इसी को कहा जाता है मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। तो मिसेस एक्स ने क्या किया, इसका लोन पे किया, रीपेड लोन विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ 9 लाख रुपया। मतलब ये 8 लाख रुपए का जो लोन था, ब्याज व्याज मिला के 9 लाख रुपए हो गया था। तो मिसेस एक्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, हमेशा प्रीवियस ओनर की कॉस्ट तो होती ही है, प्लस कॉस्ट टू रिलीज मॉर्गेज। मॉर्गेज हटवाने में जितना पैसा लगा, तो ये हो जाएगा 10 लाख प्लस 9 लाख 19 लाख। सबको समझ में आया। देखिए, अगर मुझे प्रीवियस ओनर से एक प्रॉपर्टी मिली गिरवी रखी हुई, मतलब मेरे पिताजी मुझे एक प्रॉपर्टी दे जाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी गिरवी कहीं रखी हुई है। मेरे पिताजी ने वो प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की खरीदी थी, मुझे गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी मिली, और मुझे उसको रिलीज कराने में उस प्रॉपर्टी को 6 लाख रुपए देना पड़ा जहां पे गिरवी रखी थी। तो मेरे हाथ में कॉस्ट कितनी कहलाएगी, 16 लाख रुपया। अगर मुझे पिताजी से प्रॉपर्टी मिली, मुझे रिलीज नहीं कराना पड़ा कहीं से, मॉर्गेज नहीं थी, तो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, पिताजी की जो कॉस्ट थी वो मेरी कॉस्ट है। लेकिन अगर मुझे मॉर्गेज प्रॉपर्टी मिली है, तो जितना मॉर्गेज रिलीज कराने में पैसा लगा वो भी मेरी कॉस्ट में जोड़ा जाएगा। याद रहेगा ये बात। अब यहां पे बच्चों को एक कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए एक दूसरा केस भी आपको कराते हैं, ठीक है। जबरदस्त कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए एकदम, कहीं से भी आप फंसने नहीं चाहिए। तो देखिए, एक दूसरा केस करते हैं। मिस्टर एक्स ने लैंड परचेज किया 10 लाख रुपीस का, इसको मॉर्गेज कर दिया, और मॉर्गेज करके एक लोन उठा लिया 8 लाख रुपए का, ठीक है। उसके बाद मिस्टर एक्स ने इस मॉर्गेज को रिलीज करा लिया, मॉर्गेज रिलीज करा लिया मतलब लोन रीपे कर दिया, ठीक है। कितना, 8 लाख प्लस 1 लाख इंटरेस्ट इज इक्वल टू 9 लाख। अब बताइए मिस्टर एक्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, इसकी कोई डेथ वेथ नहीं हुई है, लोन लिया था, लोन रीपे कर दिया, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, 10 ही लाख। इसको थोड़ी ना मॉर्गेज प्रॉपर्टी मिली है ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि कुछ जिसने प्रॉपर्टी ली है वही गिरवी रखा, फिर उसको गिरवी छोड़वा लिया तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर ऐसा होने लग जाए ना तब तो मैं तो हद कर दूंगा। पता है कैसे, मैं क्या करूंगा, देखिए मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, सुनिए बहुत मजा आएगा आपको। अगर ये भी कॉस्ट में जुड़ जाता इसके, ठीक है, तो क्या करता मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक प्रॉपर्टी की है 10 लाख रुपया। अब मैं इस प्रॉपर्टी को बेच रहा हूं, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए में सेल हो रही है, ये 1 करोड़ रुपए में। तो मैं सेल से 4 दिन पहले क्या करूंगा, एक लोन लूंगा, ठीक है, कितने का, 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। और 4 दिन में फिर मैं उसको रीपे कर दूंगा ब्याज के साथ। मान लेते हैं 4 ही दिन का ब्याज उसने 1 लाख रुपए ले लिया, ठीक है। तो अगर ये ऐड हो रहा होता तो ये हो जाती मेरी प्रॉपर्टी 10 लाख और 1 करोड़ 1 लाख, यानी कि 1 करोड़ 11 लाख रुपए की। बेच रहे कितने का, 1 करोड़, 11 लाख रुपए का लॉस ही हो जाता उल्टे हमको कैपिटल गेन की कंपटीशन में, राइट। हमको 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ता। देखिए कितना मजा ले लेते हम, कितना मजा आ जाता। 10 लाख की प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बिक रही है, 90 लाख का कैपिटल गेन हो रहा है, इसमें तो ह्यूज टैक्स बनना चाहिए। हम 1 दिन 2 दिन के लिए लोन लेके पूरा टैक्स ही खा गए हम तो सरकार का। तो ऐसा नहीं होता। ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी किसी और को मिलती है, ठीक है, कोई इनहेरिट करता है, किसी को गिफ्ट ऑफ विल के जरिए दी जाती है और उसको लोन चुकाना पड़ता है, तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। क्योंकि भाई अब वहां यहां पे क्या हुआ था, देखिए वाइफ को तो, अब देखिए ना, वाइफ को ये प्रॉपर्टी फ्री में थोड़ी ना मिली है, वाइफ को तो प्रॉपर्टी 9 लाख रुपया में मिली है। अब आप कहोगे तब तो हर कोई को ऐसा कर लेना चाहिए, कैपिटल गेन भी बचेगा वाइफ का, कॉस्ट उनकी बढ़ जाएगी। बेटा कोई भी ऐसा टैक्स प्लानिंग नहीं करता है जिसमें उसकी डेथ हो जाए। अपने मरने के हिसाब से टैक्स प्लानिंग करेंगे हम,
ठीक है। और अगर टैक्स प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही होगी, हम कहेंगे अरे अब तो समय आ गया प्रॉपर्टी बेचने का, अभी तक मरे नहीं तो चलो मार लेते हैं अपने आप को, टैक्स तो बचेगा। भाई साहब ऐसा टैक्स कोई नहीं बचाता पूरी दुनिया में, ठीक है ना। तो ये भी समझ में आ गया मॉर्गेज प्रॉपर्टी के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। अब देखिए पॉइंट नंबर 6, cost of acquisition of capital asset acquired by way of conversion of stock in trade into capital asset will be the FMV of the asset on the date of conversion. Period of holding and indexation benefit would arise from the date of conversion. Conversion of stock in trade into capital asset हो रहा है, आइए समझाएं। Conversion of stock into capital asset। देखिए मेरी ज्वेलरी की शॉप है, ठीक है, और इस शॉप में स्टॉक में एक आइटम है कोई आइटम, ये 50 लाख रुपए का दिख रहा है, ठीक है। एक दिन मेरी वाइफ मेरी ही ज्वेलरी शॉप पे आती है और उसको ये आइटम पसंद आ जाता है, कहती ये तो घर जाएगा। अब आपको भी पता है ये तो अब घर जाएगा, बीवी ने बोल दिया तो जाएगा ही घर, ठीक है। तो बेसिकली अब ये घर जाएगा तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा कैपिटल एसेट। अभी तक मेरी वही इन्वेंट्री थी, अब वो मेरा कैपिटल एसेट बन गया, ठीक है। अब इस कैपिटल एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कहलाएगी, 50 लाख रुपए नहीं, आज की जो फेयर मार्केट वैल्यू है, आज की जो फेयर मार्केट, देखिए हमारे बुक्स में तो स्टॉक कितने का दिखाई दे रहा है, जब मैंने वो ज्वेलरी खरीदी थी उस समय 50 लाख का था, गोल्ड के रेट बढ़ गए, डायमंड के रेट बढ़ गए, तो आज इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 70 लाख रुपए। तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैपिटल एसेट की 70 लाख रुपए कहलाएगी। क्लियर है सबको। पीरियड ऑफ होल्डिंग, अब आगे क्या कहता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग नहीं है होल्डिंग है, ठीक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड इंडेक्सेशन बेनिफिट वुड अराइज फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्वर्जन। पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड इंडेक्सेशन बेनिफिट वुड अराइज फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट बना, ठीक है, फिर कैपिटल एसेट सोल्ड हो गया, बिक गया, तो होल्डिंग पीरियड इतना ही माना जाएगा और इंडेक्सेशन भी बस इतना ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 7, where the capital asset arises from the transfer of asset declared under income declaration scheme 2016। आपने कैपिटल गेन अराइज किया है उस एसेट के ट्रांसफर को जिसे आपने डिक्लेयर किया था इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 में। अरे भगवान बहुत कुछ बताना पड़ेगा आपको। आपको बताते हैं मोदी जी की सरकार कब आई, 2014 में, पहली बार कब आई, 2014 में। अब की बार मोदी सरकार तो पहली बार आती है 2014 में, और अप्रैल 2016 से लेके सितंबर 2016 तक हमारे देश में एक स्कीम चलाई मोदी जी ने जिसका नाम था इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। मैं आपको बताऊं मोदी जी सत्ता में आए कैसे। एक बहुत बड़ा इन्होंने वादा किया था मोदी जी ने, ठीक है, कि हम देश में जितना भी ब्लैक मनी है वो सब निकालेंगे और इनफैक्ट विदेशों में जो ब्लैक मनी है वो सब हम 100 दिन के अंदर ले आएंगे, ठीक है। और इससे हमारे देश में इतना पैसा होगा, ठीक है, कि अगर हम टैक्सेस बंद कर दें तो 20 साल तक भी अगर हम टैक्स कलेक्ट ना करें तो भी इसकी रिकवरी पूरी हो जाएगी। मतलब सरकार ने ये नहीं कहा कि हम टैक्स नहीं लेंगे, पूरी बात को ध्यान से समझिएगा। मोदी जी ने ये वादा किया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम पूरा ब्लैक मनी जो विदेश में पड़ा हुआ है, स्विस बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, सब ले आएंगे। और वो पैसा कितना होगा, इतना पैसा होगा कि अगर 20 साल तक हम कोई इनकम टैक्स, कोई जीएसटी, कोई डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ना ले और जितनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज है वो सब करें, खर्चा भी, तो जितना पैसा इन सब के लिए चाहिए वो उतना पैसा वो होगा।
राइट। उन्होंने एक एग्जाम्पल के जरिए और बताया कि ये पैसा कितना है। उन्होंने बताया कि हमारे देश में 125 करोड़ लोग हैं, उस समय की जनसंख्या की बात कर रहे हैं, अगर सभी के खाते में 20-20 लाख रुपए डाल दिए जाए ये पैसा उतना होगा। बहुत सारे लोगों ने इस बात को समझा नहीं था और बोल रहे थे कि मोदी जी अगर 20 लाख रुपया कब आएगा खाते में। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि जो हम विदेश से काला धन लाएंगे वो इतना पैसा होगा कि हर देशवासी के खाते में 20 लाख रुपया डाल दिया जाए, इतना पैसा होगा, इतना ज्यादा पैसा है। उसी बात को दूसरे तरीके से बताया कि भाई हम 20 साल तक टैक्सेस ना लें और एक सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज करें, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को खूब डेवलप करें, ये सब कुछ हो जाएगा और टैक्सेस के कलेक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब देखिए, तो विदेश के लिए तो मोदी जी ने अभी तक कुछ किया नहीं, ठीक है, और अगर कुछ किया तो रिजल्ट अभी तक तो कुछ नहीं आया, ठीक है। अब आते हैं बात जो डोमेस्टिक ब्लैक मनी है, मतलब ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है? ब्लैक मनी का मतलब होता है जो पैसा हमने कमाया और सरकार को बताया नहीं, उस पर टैक्स नहीं दिया, वो ब्लैक मनी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं साल के 1 करोड़ रुपए कमाता हूं, लेकिन जो मैं इनकम टैक्स रिटर्न होता है उसमें लिखता हूं कि मैं सिर्फ साल के 30 लाख रुपए कमाता हूं। तो 30 लाख रुपए मेरी व्हाइट मनी हो गई और मैंने कमाया कितना था? 1 करोड़, तो 70 लाख रुपए मेरा ब्लैक मनी हो गया। आया समझ में? तो सरकार ने स्कीम निकाली अप्रैल 2016 से सितंबर 2016, यानी 6 महीने तक ये स्कीम चली थी। इसका नाम था इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। इसमें सरकार कह रही थी तुम्हारे पास अगर ब्लैक मनी है, तुम सरकार को अभी तक अपनी इनकम नहीं बताए थे, कम बताते थे, तुम्हारे पास घर में बोरियों में पैसा भर भर के रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि तुम सरकार को बताए नहीं हो तो बैंक में जमा नहीं कर पा रहे हो। तो कह रही है वो बोरियों वाला पैसा जो है वो सरकार को बता दो। अब सरकार ने कहा इस पे हम तुमसे टैक्स लेंगे 45%। हालांकि ये टैक्स थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ऐसे तो 30% ही लगता है हाईएस्ट स्लैब में भी, सरकार कहीं थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, लेकिन आप आनंद उठा सकते हो। तो देखिए मोदी जी जब आए थे ना तो एक हैवॉक तो बन गया था, डर तो बन गया था कि भाई अब ये बंदा ब्लैक मनी तो खींच के निकाल देगा सबकी, ठीक है, और नहीं तो पकड़ा जाएंगे, और पकड़ा जाएंगे तो कांड हो जाएगा एकदम। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अभी हम तुम्हारा कुछ नहीं करते हैं, कहा 6 महीने का समय देते हैं। मोदी जी ने कहा जिसके पास जितनी ब्लैक मनी है, तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है ब्लैक मनी से खरीदे थे, डिस्क्लोज नहीं की हो, बता दो। अब घर में सोना खरीद खरीद के रखे हुए हो ब्लैक मनी से, दिखा दो सब सरकार को, बता दो इतने रुपए का। सरकार के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, 45% टैक्स दे दो बस। अगर तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए है, 4.5 करोड़ रुपए सरकार को दे दो, कोई बात नहीं, सब रखो, हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। सरकार कह रही है कोई सजा नहीं, कुछ पूछेंगे भी नहीं। तो बड़ी बढ़िया स्कीम आई। पता है सरकार को क्या लगा कि ये स्कीम सक्सेसफुल हो जाएगी, सुपर हिट हो जाएगी। ऐसी स्कीम हमारे देश में पहले भी आई थी 1999 में, वो सुपर हिट गई भी थी, ठीक है। तो कई सालों बाद ये स्कीम आ रही थी, ये 15 साल बाद ये स्कीम वापस से मिल रही थी। बीच में तो जितने लोगों ने भी ब्लैक मनी एक्यूमुलेट किया, मौका तो मिला नहीं सरकार को बताने का। तो इसको कहा जाता है, ऐसी स्कीमों का कहा जाता है एमनेस्टी स्कीम। क्या बोलते हैं बच्चों? एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है ईमानदार बनने का मौका। सरकार कहती है हम तुमको ना ईमानदार बनने का मौका दे रहे हैं। बहुत सारे लोग मजबूरी में बेईमान बन जाते हैं, अब हम तुमको मौका दे रहे हैं, ईमानदार बन जाओ, सारा टैक्स दे दो, ठीक है, और चैन से रहो, हम तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, तुमने गलती तो की है लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है। ऐसी स्कीम आई और सरकार को लगता था इसे ह्यूज कलेक्शन आएगी, लेकिन ये स्कीम पूरी चौपट हो गई। लोगों ने बताया ही नहीं, कुछ भी कलेक्शन नहीं आया, बहुत कम थोड़ा मोड़ा कलेक्शन आया सरकार के पास। और आपको अगर याद हो तो नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन हो गया था, 500 और 2000 के नोट बंद कर दिए गए थे, नवंबर 2016 की बात है। एक्चुअली में हुआ मेरे हिसाब से, मैं नहीं बता सकता, मैं सरकार नहीं हूं, लेकिन मेरे हिसाब से मोदी जी यहां पे गुस्सा गए थे। लोगों को मौका दिया अप्रैल से लेकर सितंबर तक कि तुम लोग अपना जितना काला धन है बताओ, टैक्स दे दो, सब दिए नहीं। सितंबर खत्म हुआ, डाटा आया अक्टूबर में कि लो बस इतना सा पैसा आया है, लोग बता नहीं रहे हैं। मोदी जी गुस्सा आ गए, बोले कि अब एक काम करो, 500 2000 के नोट बंद करो, सब वैसे ही बाहर निकल जाएगा सारा पैसा, लोग बता नहीं रहे हैं अपने से ना, बंद करो। मुझे तो लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि मोदी जी गुस्सा के नोट बंद कर दिए 500 2000 का, डिमोनेटाइजेशन करो। ये इस स्कीम का, ये जो स्कीम फेल्योर थी, इसका फेल्योर क्या बन गया? डिमोनेटाइजेशन। लो अब बेटा अब तो तुम निकालोगे ना नोट, ठीक है, ये हो गया डिमोनेटाइजेशन।
राइट, चलिए, तो आपको स्कीम मैंने क्यों बताई, क्योंकि यहां पे एक स्कीम की बात कही गई है। तो अब इस स्कीम में क्या था आपको समझ में आया कि आपके पास नगद पड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो बहुत सारे लोगों के पास गोल्ड भी तो पड़ा था, तो आप अपना गोल्ड बता दीजिए कितने का है। अब जैसे ही सरकार ने ये बात बोली, लोग अब इसमें भी टैक्स प्लानिंग कर लिए। मैं बताता हूं अब क्या हुआ। अब इसमें भी मजा आ गया। सरकार ने तो एमनेस्टी स्कीम निकाली, 45% टैक्स लेंगे। देखिए अब हम सरकार को ही बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए हम क्या किए। मेरे पास नगद में 100 करोड़ रुपए पड़े थे। मेरे पास नहीं, काल्पनिक कहानी है, 100 करोड़ रुपए मेरे पास कहां से नगद आ जाएंगे। मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ रुपए नगद पड़े थे, ठीक है। अब 100 करोड़ रुपए पे टैक्स कितना ले लेगी सरकार? 45 करोड़ रुपए। बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस साल की भी अपनी इनकम बताएंगे नॉर्मल तरीके से, तो भाई कैसे जस्टिफाई तो कर नहीं पाएंगे। तो अब हम क्या करें, क्या करें, कैसे करें? हमको अब दिखाने का भी मन कर रहा है, मौका मिला है, दिखा दिया जाए। क्या किया मैंने इससे क्या किया, गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड परचेज कर लिया, ठीक है। अच्छा, हम फिगर छोटी लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। मान लेते हैं मेरे पास 60 लाख रुपया है, ठीक है। मैंने इससे गोल्ड खरीद लिया, ठीक है। गोल्ड कितना आ जाएगा 60 लाख रुपए में? 1 किलो गोल्ड आ जाएगा। अब मैंने सरकार को 60 लाख रुपए का 1 किलो गोल्ड खरीद लिया, उस गवर्नमेंट को बोला मेरे पास 1 किलो गोल्ड है, जो मैंने ब्लैक मनी से खरीदा था आज से 30 साल पहले, 30 ईयर्स बैक। खरीदे अभी हैं, अभी हम सोनार को 1 करोड़ वो 60 लाख रुपया नगद पकड़ाएं, 1 किलो गोल्ड खरीद लिए, और सरकार को बोले कि देखो हम ना 30 साल पहले मेरे पास ब्लैक मनी थी, इससे हम गोल्ड खरीदे थे 1 किलो, ठीक है। और उस समय इसकी कीमत कितनी थी? 2 लाख रुपया। तो हम कहें कि यही 2 लाख मेरा ब्लैक मनी है, 2 लाख रुपया मेरे पास ब्लैक मनी थी, इसका हम गोल्ड खरीदे थे। 2 लाख रुपया का कितना होता है 45%? 90,000 रुपया। हम 90,000 रुपया टैक्स जमा कर दिए। लो बेटा, 60 लाख रुपया तुम्हारी व्हाइट मनी हो गई 90,000 रुपया का टैक्स देके बस। अब आप समझ में आया ये कहानी क्या हुई? सरकार ने तो यही कहा ना कि तुम्हारे पास जो भी प्रॉपर्टी पड़ी है, नगद पड़ा है, सब बताओ, जितने रुपए का है वो 45% टैक्स दे दो, जो भी तुम्हारी ब्लैक मनी है। तो उल्टा गेम हो गया। बल्कि ये तो फायदा हो गया, हम इस साल भी कमाए थे 50-60 लाख रुपया, तो हम सोचे एक काम करते, इस साल की इनकम कम ही दिखा देते, उसे सोना खरीद लेते, सरकार को बताते 40 साल पुराना सोना है ये। उल्टे और फायदा हो गया। ये तो मार्केट में ये शुरू हो चुका था। गवर्नमेंट को पता चला, अरे ये तो कांडे हो गया मेरी स्कीम का। स्कीम निकाले थे लोगों का पैसा निकलवाने के लिए, लोग तो खूब निकाल रहे हैं धड़ाधड़, लेकिन सोना निकाल रहे हैं सब, ठीक है। अब सरकार ने क्या बोला, देखिए सरकार ने बोला कि ये जो गोल्ड आपके पास है, ठीक है, हम इसकी कॉस्ट को आपकी ब्लैक मनी नहीं मानेंगे, इसकी आज की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको ब्लैक मनी मानेंगे। इसकी आज की मार्केट वैल्यू कितनी? 60 लाख रुपया। तो 60 लाख रुपया आपकी ब्लैक मनी है। अब 60 लाख का 45% लाइए। एक्चुअली ये हफ्ते 10 दिन बाद ये किया गया था। पहले तो बोला गया था जो भी ब्लैक मनी है वो बताइए, ठीक है। स्कीम में 1 हफ्ते बाद अमेंडमेंट किया गया कि ये इसकी, और रेट्रोस्पेक्टिव एक हफ्ते पहले से, कि इसका मतलब ये है, उसका मतलब डिफाइन कर दिया गया कि अगर आप इन काइंड दिखाएंगे कोई भी चीज, ठीक है, कैश दिखाएंगे तो वेल एंड गुड, अगर आप इन काइंड दिखाएंगे तो उस आइटम की जो आज की मार्केट वैल्यू है वो आपकी ब्लैक मनी कहलाएगी और उस पर टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो फिर लोगों की चतुराई निकल गई 1 हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है। 1 हफ्ते तक ये चतुराई खूब चल रही थी, और इस 1 हफ्ते में जितने लोगों ने चतुराई कर करके गवर्नमेंट को दिखा दिया, ये लो मेरे पास 2 लाख का सोना है, 10 लाख का सोना है, जो कि जिसकी आज की मार्केट वैल्यू करोड़ों रुपए थी, तो वो तो सरकार को तुम दिखा दिए 1 हफ्ते के अंदर। सरकार ने अब अमेंडमेंट कर दिया, बोला कि हम तो फेयर मार्केट वैल्यू को इनकम मानेंगे, और उस पर टैक्स ले लिया। तो लोगों की कहानी तो हो गई थी इसमें। और जब 1 हफ्ते बाद ये सब कहानी हुई, उसके बाद लोगों ने बंद कर दिया, स्कीम पूरी तरीके से फेल्योर हो गई, गवर्नमेंट गुस्सा आ गई, डिमोनेटाइजेशन कर दी, ठीक है। सच पूछिए तो डिमोनेटाइजेशन भी एक तरीके से फेल हो गया, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। क्योंकि सरकार ने ना कुछ एस्टिमेट्स दिए थे, मैं आपका टाइम नहीं लगाना चाहता बहुत ज़्यादा, नहीं तो मैं तो आपको पूरी तरीके से जस्टिफाई कर दूं कि सरकार ने जो एस्टिमेट दिया था उससे वो एस्टिमेट पे काम हुआ ही नहीं। एक्चुअल में क्या हुआ था, थोड़ा सा समय लूंगा आपका, और मैं आपका इस तरीके के से समय लेता हूं कभी भी, और आपको लगता है कि नहीं सर ये तो खराब कर दिया आपने समय, तो मुझे कमेंट में बता दिया करिए, मैं आगे से इस बात का ध्यान भी दूंगा,
ठीक है। डिमोनेटाइजेशन के समय जो करेंसी, कैश करेंसी 500 की और 2000 की हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रही थी, वो थी 15 लाख करोड़ रुपए की। कितने रुपए का नोट था? 500 और 2000 का नोट मिला के 2016 में, नवंबर 2016 में 15 लाख करोड़ रुपए का मार्केट में था। मतलब वो बैंकों में नहीं था, इतना नकदी मार्केट में घूम रहा था। ठीक है। सरकार को लगा कि जब हम इसको कहेंगे कि तुम जमा करो, अब इसको बंद हो रहा है ये नोट, जमा करो, तो सरकार का मानना था कि इसमें से सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपए ही डिपॉजिट होगा। अब 5 लाख करोड़ रुपए लोग डिपॉजिट ही नहीं करेंगे। वो नकदी लोगों के पास ऐसा पैसा पड़ा हुआ है कि वो जमा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पकड़ा जाएंगे तो कहानी हो जाएगी उनकी, तो वो जमा करेंगे ही नहीं। तो 5 लाख करोड़ रुपए तो सरकार का सीधे फायदा हो जाएगा। आप समझ पाए सरकार कितना बढ़िया गेम खेल रही थी। कह रही थी मार्केट में 15 लाख करोड़ है, हम नोट बंद करेंगे तो बहुत सारे लोग डर के मारे जमा नहीं करेंगे। 15 लाख करोड़ रुपए में से सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपए जमा होगा और 5 लाख करोड़ रुपए जमा ही नहीं होगा, तो सरकार का फायदा हो जाएगा। क्या आपको मालूम है कितना नोट जमा हुआ? 15.5 लाख करोड़ रुपए। आप कहेंगे अरे इतना तो था ही नहीं मार्केट में, नकली नोट भी जमा हो गए उसी बहाने, क्योंकि बैंकों में ह्यूज प्रेशर था, धड़ाधड़ लोग नोटों की गड्डियां जमा कर रहे थे। 15.5 लाख करोड़ रुपए जमा हो गया। लीजिए, सरकार जितना सोची थी, नकली नोट तक सरकार को ही बेच दिया गया। अभी तक तो नकली नोट मार्केट में चलते थे, सरकार को ही बेच दिया गया। ये बेसिकली आरबीआई के डाटास को बहुत ज्यादा सर्कुलेट नहीं किया गया था, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन कुछ मीडिया हाउसेस ने दिया था। मैं इसकी एक्यूरेसी को बिल्कुल भी सर्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं डिस्क्लेमर दे दूं यहां पे। जो मीडिया से इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। आरबीआई ने बहुत ज्यादा इन इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोजर किया ही नहीं था। बहुत सारी अपोजिशन ने भी डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड डाटा वगैरह मांगे थे, बहुत ज्यादा डाटा के डिस्क्लोजर किया नहीं गया था। तो देखिए अब क्या होता है, अब यहां पे सरकार क्या कह रही है? कह रही है कि अब जब इस प्रॉपर्टी को तुम बेचोगे, ये जो गोल्ड था, इसकी तुमने कॉस्ट क्या बताई? तुमने तो बोला 30 साल पहले हमने 2 लाख का खरीदा था, लेकिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू आज कितनी थी? इसकी फेयर मार्केट वैल्यू आज 60 लाख रुपए थी। तो तुमसे हमने 60 लाख के हिसाब से टैक्स ले लिया। अब तुमने उसको 2 साल बाद 70 लाख रुपए का बेचा, तो इसमें से कॉस्ट क्या घटाई जाएगी? 2 लाख रुपया। तुम तो 2 ही लाख रुपया कह रहे हो ना, 30 साल पुराना आप कह रहे थे, तो कॉस्ट क्या घटाई जाएगी? 2 लाख नहीं, कह रहा है आप फेयर मार्केट वैल्यू घटाने देंगे, क्योंकि 60 लाख पे तो टैक्स सरकार ले ही चुकी है ना। तो अब क्या फिर लेगी क्या? 2 लाख कटवा के 68 लाख रुपया पे टैक्स लेगी? 60 लाख तक ले ही लिए थे, 70 लाख का बेचे तो 10 लाख पे और ले लो टैक्स, यही ना होना चाहिए। तो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के दौरान, तो ऐसे आप याद रखेंगे, डीमोनेटाइजेशन के पहले जो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम आई थी, उसमें अगर किसी ने अपना एसेट, प्रॉपर्टी एज इन ब्लैक मनी दिखाया था, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को उसकी ब्लैक मनी मानी गई थी। तो वही फेयर मार्केट वैल्यू अब कॉस्ट मानी जाएगी अगर उस प्रॉपर्टी को बेचा गया। When the capital gain arises on transfer of asset declared under income declaration scheme and the tax surcharge penalty have been paid in accordance with the provision of the scheme, और आपने उसके ऊपर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी जो भी था सब मिला के 45% था, वो सब आपने पे कर दिया ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। किस पे लिया गया था आपसे टैक्स वैक्स? फेयर मार्केट वैल्यू पे। एज ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द स्कीम, किस दिन की फेयर मार्केट ली जा रही थी? जिस दिन स्कीम कमेंस हुई थी, 1 अप्रैल 2016 की। The cost of acquisition of the asset shall be deemed to be the fair market value of the asset which has been taken into account for the purpose of the said scheme. अब कह रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो फेयर मार्केट वैल्यू ही हो जाएगी जिसको इस स्कीम में कंसिडर किया गया था आपकी ब्लैक मनी मानने के लिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 8, cost of acquisition or improvement of a house property shall not include the amount of interest paid on borrowed capital claimed earlier as deduction. क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शेल नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड कैपिटल क्लेम्ड अर्लियर एज डिडक्शन। ये बात तो मैंने पहले भी बता दी आपको कि अगर आपने लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट सेक्शन 24B के तहत आपने घटा लिया है, तो उसको आप कॉस्ट में मत जोड़ दीजिएगा। दैट्स वेरी क्लियर। ठीक है। कॉस्ट में इंटरेस्ट वगैरह तभी जोड़ता है, कॉस्ट जोड़ा जाता है, इंटरेस्ट कॉस्ट को कॉस्ट में जोड़ा जाता है, लेकिन तभी जोड़ा जाता है जब उस इंटरेस्ट की हम किसी और सेक्शन के तहत डिडक्शन नहीं लिए हैं। ठीक है। तो ये था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में, राइट। तो बेसिकली इस क्लास में हम लोग ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ज्यादा फोकस किया उन केसेस पे जहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो नहीं लिया जाता जो आपकी एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ और ही होती है, राइट। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे।